हेलो एवरीवन। सो हम ये स्टडी क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडी अबाउट कि हाउ टू प्रिवेंट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड लेजिस्लेटिव। उसमें हमने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में हम फैक्ट्री एक्ट, ESI एक्ट, नरेगा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल द एक्ट। लाइक द फर्स्ट वन इज द फैक्ट्रीज एक्ट। सो फैक्ट्रीज एक्ट क्या है? द फैक्ट्रीज एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब स्टेबलाइज हुआ था? इट इज स्टेबलाइज इन 1948। दिस इज द इम्पॉर्टेंट MCQ कि 1948 में हमारा फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो स्टेबलाइज हुआ था एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। अंडरस्टूड? इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। एंड जो फैक्ट्रीज एक्ट का जो मेनली जो एम था ना, दैट इज रेगुलेटिंग द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज। सिंपली क्या था कि जो जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनका जो वर्किंग कंडीशन है उनको रेगुलेट करना। ठीक है, दैट्स द एम ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, उसमें लाइक प्रॉपर हेल्थ देना, प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना, प्रॉपर वेलफेयर सर्विसेज देना। सो दैट्स ऑल कम्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। लाइक हेल्थ में क्या करना है? हेल्थ में लाइक कि प्रॉपर वहाँ पे क्लीनलीनेस हो, वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट हो, वहाँ पे प्रॉपर लाइक कि लाइटनिंग हो, वेंटिलेशन हो, ये सब कुछ का ध्यान रखना। ठीक है, लाइक सेफ्टी में लाइक फायर सेफ्टी हो, प्रॉपर लाइक जो मशीन है वो प्रॉपर टेक्नोलॉजिस्ट हो, है ना, हैजार्डस जो सब्सटेंस है उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल हो। सो ये सारा सेफ्टी में ध्यान रखना, वेलफेयर सर्विसेज देना। सो ये सारा फैक्ट्रीज एक्ट में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है? सो इट इज एप्लीकेबल कहाँ पे? एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स वेयर पावर इज यूज्ड एंड एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स वेयर पावर इज नॉट यूज्ड। सो दिस इज important कि द फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स वेयर पावर इज यूज्ड and employing 20 or more workers where power is not used. Understood? So workers कौन है? Worker includes contract level employee in manufacturing process. ठीक है, so this is so इसमें क्या क्या प्रोविजंस मिलते हैं? सो लाइक वर्किंग आवर्स, कितना वर्क वो कितने घंटे काम करने हैं, है ना, कितना वेजेस उनको, कितना वेजेस ऑफ लीव मिलेगा, क्या क्या उनको वेलफेयर सर्विसेज है, यही सब मिलेगा। सो वर्किंग आवर्स, सबसे पहले आवर्स ऑफ वर्क, कितना आवर्स ऑफ वर्क उनके लिए लाइक परमिसिबल है। सो लाइक 48 आवर्स पर वीक। दिस इज द इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ से आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट आवर्स ऑफ वर्किंग, कितना वर्किंग आवर्स वो काम कर सकते हैं, दैट इज 48 आवर्स पर वीक और 9 आवर्स पर डे वो काम कर सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम। और अगर ओवर टाइम अगर वो काम करते हैं तो वो ओवर टाइम कितना कर सकते हैं? 60 आवर्स पर वीक कर सकते हैं। उनको जो वेजेस मिलेगा वो डबल मिलेगा। ठीक है, प्लस उनको हॉलीडेज लाइक संडे ऑफ मिलेंगे। सो ये इसमें इंक्लूडेड था। प्लस क्या था कि एडोलेसेंस भी इसमें आते हैं। एडोलेसेंस कैन वर्क ओनली 4.5 आवर्स पर डे। वो कितना काम कर सकते हैं? ओनली 4.5 घंटा एक दिन में वो काम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एडोलेसेंस की जो जॉब लगेगी उससे पहले उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट। एंड दिस फिटनेस सर्टिफिकेट इज मेड बाय मेडिकल सर्जन, जो सर्जन होते हैं ना वो बनाएंगे। ठीक है, सो बिफोर एडोलेसेंस को मतलब ज्वाइन करने से पहले उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड दिस फिटनेस सर्टिफिकेट इज मेड बाय सर्जन। ठीक है, एंड उसके अलावा और क्या इस फैक्ट्रीज एक्ट में और क्या था कि जो वुमेन एंड एडोलेसेंस जो एम्प्लॉय होंगे वो काम कब तक कर सकते हैं? वो 6 AM टू 7 PM तक काम कर सकते हैं। लाइक ओवरनाइट वो काम नहीं करेंगे। बिटवीन 6 AM मतलब लाइक बिफोर 6 AM भी वो काम नहीं कर सकते हैं, बियॉन्ड 7 PM भी काम नहीं कर सकते। बिटवीन 6 AM टू 7 PM ही वो काम कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो वुमेन एंड एडोलेसेंस एम्प्लॉय बिटवीन 6 AM टू 7 PM। अंडरस्टूड? और एडोलेसेंस जो है 4.5 आवर्स तक काम करेगा इन अ डे एंड उससे पहले उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड दिस फिटनेस सर्टिफिकेट इज मेड बाय सर्जन। एंड जो नॉर्मल लोग हैं वो जो कितना काम करेंगे? 48 आवर्स पर वीक, इट मीन्स 9 आवर्स पर डे। अगर ओवर टाइम काम करना है तो 60 आवर्स पर वीक करेंगे। सो ये हमारा वर्किंग आवर्स का प्रोविजंस था। सो लीव विथ वेजेस में क्या है कि जो हमारे एडोलेसेंस है 15 to 18 ईयर्स के जो ग्रुप है उनको जो है 1 डे इन 15 डेज में, 15 डेज आउट ऑफ 15 डेज 1 डे उनको लीव विथ वेजेस मिलेगा ऑफ वर्क। एंड जो एडल्ट है उनको लाइक 13 डेज ओवर 30 डेज उनको 1 डे उनको लीव विथ वेजेस मिलेगा। एंड जो हमारे एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस का जो लीव है कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 40 डेज एंड फॉर एडल्ट कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 30 डेज। अंडरस्टूड? सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है ना, इसमें जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं लेस देन 14 ईयर्स उनको प्रोहिबिट था, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा।
अंडरस्टूड। ओनली एडोलेसेंस से स्टार्ट होगा, लाइक 15 to 18 15 ईयर्स से स्टार्ट होगा, लाइक लेस देन 14 ईयर्स को कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। उसके अलावा उनकी और क्या क्या वेलफेयर सर्विसेज थी, लाइक जो मिनिमम क्यूबिक फीट पर स्पेस जो होगा डेट इज़ 500 क्यूबिक फीट पर स्पेस होगा पर वर्कर जो है 500 क्यूबिक फीट होना चाहिए। उसके उसमें उनको 1 सेफ्टी ऑफिसर होगा जो 1000 वर्कर्स पर एक सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, 500 वर्कर्स पे एक वेलफेयर ऑफिसर्स होंगे एंड 250 वर्कर्स पे एक कैंटीन होगा एंड 30 वुमेन वर्कर्स पे एक क्रैचे होगा। ठीक है, सो ये सारे किसके अंडर था, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि लाइक प्रॉपर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर सर्विसेज मेनली देना था। हेल्थ में मैंने बता दिया आपको क्या क्या ध्यान रखना था, सेफ्टी में उनको प्रॉपर सेफ्टी देनी थी फैक्ट्रीज में, एंड वेलफेयर सर्विसेज देनी थी प्रॉपर, लाइक कितना वर्किंग आवर्स होना चाहिए, कितना उनको लीव पर वेजेस मिलेगा। सो ये सारा फैक्ट्रीज एक्ट में था। ठीक है, देन सेकेंड है हमारा ESI एक्ट। सो ESI एक्ट क्या है, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, सो ये भी हमारा 1948 में आया था। जैसे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट हमारा 1948 में आया था, वैसे ही हमारा ESI एक्ट भी कब आया था, 1948 में आया था। वैसे बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ESI एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, सो इस एक्ट में क्या कवर थे, इस एक्ट में ऑल फैक्ट्रीज, जितने भी फैक्ट्रीज है सारे कवर थे, लाइक रेस्टोरेंट हो गया, शॉप्स होंगे, शॉप्स एंड सिनेमाज हो गए, ये सारे लोग कवर थे। मोटर ट्रांसपोर्ट स्टेबलाइजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर स्टेबलाइजमेंट, ये सारे लोग इसमें कवर थे एक्सेप्ट किसको छोड़ के, रेलवेज डिफेंस एंड माइंस। ये लोग इनको छोड़ के सारे फैक्ट्रीज इस एक्ट के अंदर कवर था। तो यहाँ से MCQ पूछ सकते हैं कि रेलवेज डिफेंस एंड माइंस है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक्सेप्ट रेलवेज डिफेंस एंड माइंस सारे फैक्ट्रीज कवर थे, लाइक शॉप्स रेस्टोरेंट सिनेमाज हो गया, सारे लोग कवर थे। ठीक है, सो इसमें क्या था कि इसमें इंक्लूड ऑल नॉन सीजनल पावर यूजिंग फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स। सो नॉन सीजनल पावर यूजिंग फैक्ट्रीज का मतलब क्या होता है, एक होता है हमारा सीजनल, एक होता है नॉन सीजनल। नॉन सीजनल मतलब कि देखो कुछ जो फैक्ट्रीज होती है ना वो नॉन सीजनल होती है, मतलब कि वो ऑल ओवर मंथ वो काम करेगी, 12 मंथ पूरा काम करेगी, वो सीजन पे डिपेंड नहीं है। कुछ फैक्ट्रीज है वो सीजन पे डिपेंड करती है, जैसे कि मान लो शुगर केन की फैक्ट्री हो गया, कॉटन की फैक्ट्री हो गई, तो वो एक पर्टिकुलर मंथ में वो चीज़ें होती है, कॉटन एंड शुगर केन, तो वो सीजनल हो गई है, सीजन पे डिपेंड करती है। बट कुछ नॉन सीजनल होती है जो सीजन पे डिपेंड ही नहीं करती है, कुछ भी सीजन हो उससे कोई उसका मतलब नहीं होता, सो दैट इज नॉन सीजनल। सो ESI एक्ट के अंदर जितने भी नॉन सीजनल पावर यूजिंग फैक्ट्रीज थी जो एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर, वो सारे इंक्लूड थे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी फैक्ट्री एक्ट में कि इसमें कौन कौन एप्लीकेबल थे, एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स वेयर पावर इज यूज एंड एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स वेयर पावर इज नॉट यूज। तो ये सारे एप्लीकेबिलिटी थे किसके अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। बट ESI एक्ट के अंदर कौन एप्लीकेबल था, ऑल द फैक्ट्रीज, ऑल द नॉन सीजनल पावर यूजिंग फैक्ट्रीज जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद इसमें बार बार अमेंडमेंट होते रहते हैं। इसके बाद इसमें और भी लोग कवर हो गए, कौन हो गए, मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन फ्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स। सो ये भी बाद में इंक्लूड्स हो गए किसमें, ESI एक्ट में। सो इंपॉर्टेंट थिंग कि ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंडर है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है ESI एक्ट का। सो और ये ऑटोनोमस बॉडी है, ESI जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है। सो ESI कॉरपोरेशन ही इसको संभालती है। और मिनिस्ट्री किसके अंडर, किसके कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है कौन, ESI। ठीक है, सो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो एम्प्लॉय है, तो देखो दो वर्ड्स आते हैं हमारे, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉय क्या है, जैसे कि मैं किसी फैक्ट्री में काम करने गई, मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, मुझे वेजेस मिलेगा, सो आई एम अ एम्प्लॉय। बट जो मुझे जॉब देगा, जो मुझे रखेगा वहाँ पे, वो कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा। सो एम्प्लॉयर इज अ बॉस, एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते हैं सैलरी पर। सो एम्प्लॉय अर्निंग अप टू 21,000 पर मंथ एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट, या फिर इन केस ऑफ डिसएबिलिटी एम्प्लॉय अर्निंग अप टू 25,000 पर मंथ कैन अवेल द बेनिफिट। ठीक है, उसके अलावा इसमें कंट्रीब्यूशन, लाइक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एम्प्लॉय का कितना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। सो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.25% ऑफ टोटल वेजेस बिल होता है, और जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना डेट इज 0.75% ऑफ टोटल वेज बिल होता है। ठीक है ना, बट वन थिंग इज डैट देयर कि अगर एम्प्लॉई की जो अर्निंग है 176 रुपीज़ पर डे से कम है, तो उसको कोई कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर, ठीक है, 1/8। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 7/8 ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमने फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पढ़ लिया कि वहाँ पे मेनली लाइक वर्किंग आवर्स, वेजेस, सेफ्टी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें ESI एक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, फर्स्ट इज द मेडिकल बेनिफिट। तो इसमें सारे मेडिकल केयर मिलते हैं, फुल मेडिकेयर लाइक OPD, जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी चेकअप, जितने भी होते हैं ना, सर्जरी वर्जरी, सब कुछ इसमें फुल मेडिकल केयर मिलता है। फुल मेडिकल केयर जो फुल मेडिकल केयर जो है वो डायरेक्टली मिल सकता है या इनडायरेक्टली मिल सकता है। डायरेक्टली मतलब कि जो कुछ ESI हॉस्पिटल आपने सुना होगा तो डायरेक्टली ESI हॉस्पिटल से मिलते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि कुछ जो हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो ESI एक्ट के अंदर एनरोल्ड होती है, तो आप वहाँ से जाके सर्विसेज ले सकते हो। सो डायरेक्टली पैटर्न के थ्रू मिलता है, इनडायरेक्ट पैटर्न के थ्रू मिल सकता है। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट ESI हॉस्पिटल से मिलेगा, और इनडायरेक्ट मतलब कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मतलब ESI एक्ट के अंदर जो एनरोल्ड है वहाँ पे आप ये सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कैशलेस बेनिफिट। कैशलेस बेनिफिट का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको कोई भी हॉस्पिटल है जो ESI के अंदर एनरोल्ड है, या कोई भी ESI हॉस्पिटल है, वहाँ से आपको अल्ट्रासाउंड करवानी है, बट आपको लेट सपोज आपको मन नहीं है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने का, या आपको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की डेट नहीं मिल पा रही है, लॉन्ग डेट मिल रही है, बट आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो आप सोचोगे कि मैं किसी अदर्स हॉस्पिटल में जाके या किसी अदर लैब में जाके अल्ट्रासाउंड करवा लूँ एंड ये मुझे पैसे दे दे, या फिर डायरेक्ट वो उनको पैसे देते। सो ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे कैशलेस बेनिफिट है, यहाँ पे कोई कैश वैश नहीं मिलेगा। सो दिस इज कैशलेस बेनिफिट, मतलब आपको सारी सुविधाएं तो मिलेगी बट कोई कैश नहीं मिलेगा कि आपका मन करेगा यहाँ इलाज नहीं कराना, मुझे कहीं और इलाज कराना है तो मुझे पैसे दे दो, तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट में क्या होता है कि सिकनेस में लेट सपोज आप बीमार पड़ गए, आपने लगातार इट्स नॉट कि आपने 20 दिन छुट्टी की फिर आप ज्वाइन कर लिया, फिर 2 दिन 10 दिन काम किया, फिर से आपने छुट्टी कर लिया, ये नहीं। आपने कंटिन्यूस अगर आपने 91 डेज आपने अगर लीव लिया है, तो आपको जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 70% वेजेस आपको मिलेगा, ठीक है। ऑफर्ड फॉर 91 डेज एट कंटिन्यूस इन अ ईयर, एक ईयर में एट 70% ऑफ वेजेस। बट अगर मान लो जो सिकनेस बेनिफिट है वो एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट भी इसमें मिलता है। एक्सटेंडेड बेनिफिट मतलब कि लेट्स सपोज कि कुछ डिजीज़ हो गया, लाइक स्ट्रोक हो गया, HIV हो गया, कैंसर हो गया, TB हो गया, तो आपको बहुत लॉन्ग छुट्टी होगी, है ना। तो अगर 2 ईयर्स तक आपने छुट्टी ली तो आपको जो डेली वेजेस का आपको 80% आपको मिलेगा, ठीक है। वो 34 डिजीज़ के लिए एप्लीकेबल है, उसमें मिली आपको यही याद करना, TB, लेप्रोसी, कैंसर, स्ट्रोक, ये सारा इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा होता है हमारा इन्हांस्ड सिकनेस बेनिफिट। इन्हांस सिकनेस बेनिफिट में क्या होता है कि अगर लेट सपोज किसी ने वेसेक्टोमी करवाई है तो उसको 100% वेजेस मिलेगा फॉर 7 डेज, मतलब 7 डेज की छुट्टी वो ले सकता है, उसको फुल वेजेस मिलेगा। ऐसे ही किसी ने अगर ट्यूबेक्टोमी करवाई है तो वो 14 डेज का लीव ले सकता है, उसको 100% उसको पूरा फुल सैलरी मिलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट क्या है कि उसको आफ्टर मैटरनिटी, आफ्टर लेबर प्रेगनेंसी के बाद उसको 26 वीक की छुट्टी मिलती है और सैलरी उसको फुल 100% मिलती है। वैसे ही अगर किसी ने MTP करवाया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन करवाया, तो उसको 100% वेजेस मिलेगा फॉर 6 वीक, मतलब 6 वीक तक उसको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस कुछ कन्फाइनमेंट है, लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, कुछ ऐसा उस टाइम कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ गया, तो आपको 100% वेजेस मिलेगा फॉर 4 वीक, ठीक है। सो ये कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स है, ये आपको थोड़ा कुछ याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे पूछ लेते हैं कुछ, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें डिसेबलमेंट बेनिफिट होता है। डिसेबलमेंट में लाइक अगर कुछ आपको टेम्परेरी अगर डिसेबलमेंट है तो आपको 90% वेजेस मिलेगा टिल पर्सन रिकवर, ठीक है। अगर परमानेंट डिसेबल हो गया, कुछ स्ट्रोक हुआ एंड परमानेंट डिसेबल हो गया, तो आपको मिनिमम 90% वेजेस मिलेगा लाइफ लॉन्ग। एंड ये जो है ना, ये बोर्ड बैठ कर डिसाइड करती है कि कितना उसको मिलना चाहिए। सो इस थोड़ा ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। बट टेम्परेरी में आपको 90% वेजेस मिलेगा टिल यू रिकवर, ठीक है। उसके अलावा डिपेंडेंस बेनिफिट होता है। डिपेंडेंस बेनिफिट में क्या होता है कि लाइक इन केस जो इंश्योर्ड था, जो ESI अंडर इंश्योर्ड था, उसकी डेथ हो गई है ना, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो आपको पेंशन मिलेगा, कितना मिलेगा, 90% ऑफ डेली वेजेस विल बी ऑफर्ड टू द डिपेंडेंट पर्सन। लाइक सपोज किसी का हस्बैंड जॉब कर रहा था, वो इंश्योर्ड था इस ESI के अंडर, तो उसकी डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ को, वो डिपेंडेंट है उसकी, तो उसको मिलेगा उनको पेंशन 90% ऑफ डेली वेजेस, ठीक है। या फिर चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन को मिलेगा, बट चिल्ड्रेन को टिल 18 ईयर्स तक मिलेगा, उसके बाद ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके
अलावा होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या होगा, रिहेबिलिटेशन में लाइक कि आपको ऑन मंथली पेमेंट अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है या फिर उसकी जो फैमिली मेम्बर्स, अगर वो 10 रुपये डेली मतलब मंथली अगर पेमेंट करेगी तो उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर मतलब परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया या फिर रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद भी उसको मतलब ये जो सारी जो सर्विसेज है वो मिलती रहेगी, सारी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह मिलती रहेगी, दैट इज़ अ रिहेबिलिटेशन। उसके अलावा फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी मिलती है अप टू 15,000। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स है किसके अंदर, ईएसआई एक्ट के अंदर। डिपेंडेंट बेनिफिट, रिहेबिलिटेशन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डिसेबलमेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इन्हांस सिकनेस बेनिफिट हो गया, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट एंड सिकनेस बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा हमारा है नरेगा एक्ट। सो नरेगा क्या है, नरेगा इज़ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2005 में आया था, बट ये थोड़ा सा अमेंडमेंट होके अब क्या बन गया है, एमजी नरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 में हुआ था। तो इसमें क्या है, आप लोगो देखो, लोगो इज़ इम्पॉर्टेंट। लोगो में आपको ये दिख रहा होगा, ये मैन है ना, इन्होंने कुछ ले रखा है, इस पर 100 बना हुआ है। सो इसका मतलब ही यही है कि इसमें क्या है, अंडर दिस एक्ट क्या है कि आपको 100 डेज की गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल 1 ईयर में आपको 100 डेज की गारंटी वेजेस मिलेगी। ठीक है, इन रूरल एरियाज, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। एंड जो बीपीएल को बिलो पॉवर्टी लाइन से जो बिलोंग करते हैं उनको मिलेगा। ठीक है, और वो कैसा वर्क होगा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा। ठीक है, सो अंडर दिस 100 डेज ऑफ गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज बिलोंगिंग टू बीपीएल एंड एग्री टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, उनको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो लेट सपोज आपने नरेगा एक्ट के लिए अप्लाई किया है, सो विद इन 15 डेज ऑफ अप्लाइंग अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो देन यू आर एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब आपको अलाउंस मिलने लगेगा। मे बी आपको एम्प्लॉयमेंट मिले या नहीं मिले, आपको अलाउंस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नरेगा एक्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट, हमारा ईएसआई एक्ट हो गया, हमारा फैक्ट्री एक्ट हो गया और नरेगा एक्ट हो गया।